जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए प्रधानमंत्री जी के भाषण के बारे में। दोस्तों, इस भाषण के प्रमुख अंशों पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इस भाषण का राष्ट्र के लिए विशेष महत्व है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से करते हैं। इस बातचीत की शुरुआत करें इससे पहले जो प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में दो पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें से पहला 26 जनवरी होता है, जब हमारे देश को एक आइन मिला, यानी कि संविधान मिला। 26 जनवरी के दिन जहां हम दुनिया के देशों के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष को इनवाइट करके अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ 15 अगस्त यानी कि हमारे आजादी के दिवस के अवसर पर आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा राष्ट्र ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से आजाद हुआ था। तो 15 अगस्त को अपने आजादी के दिवस को सेलिब्रेट करते हुए हम चलते हैं लाल किला की तरफ। लाल किला की प्राचीर से हमारे देश के जो भी तात्कालिक समय में प्रधानमंत्री होते हैं, वहां पर राष्ट्र के नाम अपना भाषण देते हैं, यानी कि राष्ट्र को संबोधित करते हैं। और दोस्तों, इस भाषण का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, इस भाषण के अंदर उन योजनाओं या उन नीतियों को शामिल किया जाता है जो आने वाले वर्षों में सरकार की नीतियां बनाने के लिए उनकी प्राथमिकता के केंद्र में होती हैं। तो दोस्तों, इस वर्ष भी लगभग 98 मिनट लंबा भाषण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया है। तो इस 98 मिनट लंबे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने किन किन पहलुओं पर विशेष चर्चा की, विशेष जोर दिया, इसकी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले न्यूज़पेपर का रेफरेंस लेते हुए बातचीत का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं पीएम कॉल्स सेक्युलर सिविल कोड इन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। सेक्युलर सिविल कोड, आप यूसीसी को जानते होंगे, समान सिविल संहिता, जो कि भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों वाले खंड के अंदर अनुच्छेद 44 में इसकी बातचीत की गई है। समान सिविल संहिता के बारे में इस बार अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री जी ने विशेष जोर दिया, और जो पार्टी इस समय सत्ता में है, यानी कि एनडीए बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, उसकी हमेशा से नीतियों के केंद्र में रहा है यूसीसी, यानी कि अब जो यूसीसी है, समान सिविल संहिता, उसको सेक्युलर सिविल कोड नाम से प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की नीतियों में हमेशा से कुछ राष्ट्र में बहुत ज्यादा बदलाव करने की हमेशा क्षमता रही होती है। वो लोग अच्छा जोखिम उठाते हैं, और इसी जोखिम के अंतर्गत दोस्तों आप जानते हैं कि जो धारा 370 थी, जिससे जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, उसको, जो एक अस्थायी प्रोविजन था, उसको वापस लिया गया। और भी जैसे 3 तलाक हो, और भी जो एकदम राष्ट्र को परिवर्तित कर देने वाले फैसले होते हैं, वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी इन फैसलों को लेने के लिए जानी जाती है। तो इसलिए इस बार सेक्युलर सिविल कोड की चर्चा ज्यादातर प्रधानमंत्री जी ने की। यहाँ पर देखेंगे तो इन his 11th successive address to the nation from the Red Fort, Modi seeks to do away with a communal civil code and end discrimination on the basis of religion. He flags issues of women's safety, says focus of anarchy want to destabilize country. इन्होंने 2-3 चीजों पर ज्यादा फोकस किया अपने इस 11वें जो है भाषण में, यानी कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी सत्ता में आए थे, और तब से लेकर के ये 11वां जो है संबोधन था उनका राष्ट्र के नाम। इसमें उन्होंने कहा कि खासकर जोर दिया कम्युनल सिविल कोड पर, और उसके बाद ये कम्युनल सिविल कोड किस लिए कि एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको खत्म करने के लिए। फ्लैग्स इशू ऑफ वुमेन सेफ्टी, आप जानते हैं कि कोलकाता के अंदर एक लेडी डॉक्टर का रेप हो गया, जो कि एक बहुत ही अमानवीय हैवानी कृत्य है, जिस पर प्रधानमंत्री जी को जो है प्रधानमंत्री जी ने विशेष जोर दिया कि देश के अंदर महिलाओं के सेफ्टी की बात जो है ज्यादा की जाए, यानी कि उनके लिए कड़े नियम कानून प्रधानमंत्री जी अब बनाने के बाद राज्यों से भी अपील कर रहे हैं। सेज फोर्सेस टू एनार्की वांट टू डिस्टेब्लिश कंट्री, यानी कि जो भाई भतीजावाद या जो वंशवाद जो है सत्ता के अंदर, राजनीति के अंदर चलता है, उसको भी खत्म करने पर इनके भाषण के अंदर विशेष जोर रहा। दोस्तों, यहाँ पर सेम बातें दी गई हैं।
बीजेपी के आइडियोलॉजिकल एम के अंदर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और जो है सेकुलर सिविल कोड, अब इसको ये लोग जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा संबोधित किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इसका प्रावधान किया गया है, ये बात कर रहे हैं। और इन्होंने जो है एक चीज को विशेष तौर पर कोट किया कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर चुका है, और कंट्री का एक लार्ज सेक्शन इस बात के सपोर्ट में रहता है कि एक सिविल कोड जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और ये जो दोस्तों जो है एक जरूरत भी है राष्ट्र के लिए, ठीक है। ये बात इन्होंने कहा कि और ताकि रिलीजन बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म किया जा सके, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, यानी कि संविधान को बनाने वाले, उनका भी एक कहीं न कहीं जो है विजन था इस बात को लेकर के, तो इसलिए यूसीसी को ला करके इस विजन को भी फुलफिल करने की बात प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के दौरान कर रहे थे। दोस्तों उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर जो रेप वाली घटना हुई, उसकी भी काफी भर्त्सना की पीएम ने, और वुमेन सेफ्टी को लेकर के काफी इन्होंने बातचीत जो है अपने भाषण के दौरान किया था। साथ ही दोस्तों जो है प्रधानमंत्री जी ने वंशवाद की राजनीति को देश से खत्म करने पर विशेष जोर दिया, और इन्होंने कहा कि हमने लगभग 1 लाख ऐसे लोगों को सत्ता में लाना है, यानी कि राजनीति में लाना है, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, या कोई जो है ऐसा व्यक्ति उनके परिवार में जो है सत्ता में न रहा हो, जिससे वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा जो है मिलता है। तो इन 3 मुद्दों पर विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी ने चर्चा जो है किया है। दोस्तों पूर्व वर्षों में आज आज जो एनडीए अलायंस में जो पार्टियां हैं, पूर्व वर्षों में जो सेकुलर सिविल कोड है उन पर वो सपोर्ट नहीं दिखाती रही हैं, लेकिन इस बार निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी इस पर उन पार्टियों का भी सपोर्ट जो है ले जाएंगे। दोस्तों वैसे तो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर महत्वपूर्ण मुद्दों को टच कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो हिंदी न्यूज़पेपर के कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं उसको भी हम देख लेंगे। जैसे सेकुलर सिविल कोड जो है समय की मांग है, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान में नागरिक संहिता को बताया सांप्रदायिक भेदभावकारी, इसलिए सेकुलर नागरिक संहिता पर बात कर रहे हैं। लगातार 11वीं बार फहराया लाल किले पर तिरंगा, 1.5 घंटे से भी अधिक संबोधनों में तमाम मुद्दों और सवालों को प्रधानमंत्री जी के भाषण के दौरान छुआ गया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधारों पर जो है आगे बढ़ने के लिए एक देश एक चुनाव पर जो है काफी जोर दिया गया। तो सिविल कोड के बाद जो सबसे ज्यादा जोर दिया प्रधानमंत्री जी ने, वो एक देश एक चुनाव पर दिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। एक देश एक चुनाव की मांग काफी दिनों से हमारे देश में उठ रही है, और एक देश एक चुनाव होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब अलग अलग टाइम पे अलग अलग, जैसे पंचायतों के चुनाव हुए, एमएलए का चुनाव हुआ यानी कि स्टेट इलेक्शंस हुए, राष्ट्र का इलेक्शन हुआ यानी कि एमपीज के इलेक्शन हुए जिससे प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। उसमें अलग अलग जब ये चुनाव होते हैं तो सरकार के संसाधनों पर जो है विशेष दबाव पड़ता है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग जो है बहुत तेजी से पिछले 5-10 सालों में देश के अंदर उठी है, और इसी मांग को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की। देखिए यहाँ पर अगर सेकुलर सिविल कोड की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत मानिएगा कि ये सिर्फ बातें हैं। ये आपको आने वाले वर्षों में, यानी कि आने वाले जो 5 वर्ष हैं इस सरकार के, उस सरकार के अंदर सेकुलर सिविल कोड्स के संबंध में जो विधेयक है वो पारित होने वाला है, और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के भी जो है विधेयक आने वाला है, जिससे राष्ट्र में एक ही बार सभी संस्थाओं के चुनाव हो जाए, वो चाहे प्रधानमंत्री पद के लिए हो, यानी कि सांसद का इलेक्शन हो, या विधायक का इलेक्शन हो, या फिर पंचायतों के स्तर पे जो प्रधान या जो जो इलेक्शन होते हैं उनको एक ही साथ कराए जाने की व्यवस्था जो है एक देश एक चुनाव के अंदर की जाएगी। साथ ही जो है परिवारवाद पर प्रहार करते हुए उन्होंने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के 1 लाख युवाओं से राजनीति में आने का भी आह्वान किया है। दोस्तों इस भाषण के प्रमुख अंशों पर लगभग हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसको जो है लंबा करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, यानी कि रोक दीजिए, और रोकने के बाद इसको कुछ जो भाषण के अंश हैं, यानी कि ये पूरा कटिंग ही आप अच्छे से पढ़ जाएंगे तो कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल मैंने मुख्य मुद्दों को जो भी चीजें यहाँ पर हाईलाइटेड थी उनको छूने का जरूर प्रयास किया है। समान नागरिक संहिता पर बात की है, तो ये मैं बात कर चुका हूँ। समान नागरिक संहिता पर आगे मैं इसी वीडियो के अंदर आपसे कुछ और ज्यादा बातें करने वाला हूँ। साथ ही जो है प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें बढ़ाई जाने का जो है ऐलान किया हुआ है इस
जो है भाषण के दौरान, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है और भी कई एक राष्ट्र एक चुनाव हमने देख लिया, सेक्युलर सिविल कोड हमने देख लिया, ठीक है। 370 जिस तरह से हटाया, राम मंदिर को जिस तरह से हटाया, उसी तरह से इस बार सेक्युलर सिविल कोड को राम मंदिर को सॉरी हटाया नहीं, राम मंदिर का निर्माण हुआ है और कभी-कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, उसके लिए आप लोग माफ किया करिए। तो सेक्युलर सिविल कोड को इन्हीं दोनों मुद्दों की तरह जो है इस बार भी काफी ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो ये सभी चीजें मुख्य जो है चर्चा का केंद्र रही। आप इसको वीडियो पोस्ट करके देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री सुगम जीवन के लिए पंचायत से केंद्र तक मिशन मोड पर काम करने के लिए बात कर रहे हैं कि मतलब सरकार के अंदर मिशन मोड पर काम किया जा रहा है, ठीक है, सुगम जीवन के लिए। और 2047 तक जो हमारा जो है विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है राष्ट्र को, इस पर भी जो है विशेष जोर जो है वो दिया ही जा रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से देश के अंदर विकास देखने को मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो हमारा विजन 2047 तक है वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर देखिए जैसे मोदी ने लाल किले पर 98 मिनट तक भाषण देकर बनाया रिकॉर्ड। अब तक जैसे 2023 में प्रधानमंत्री जी ने ही 90 मिनट भाषण दिया, 2022 में 74 मिनट, 2021 में 88 मिनट और 2014 में जब ये पहली बार सत्ता में आए थे तो इन्होंने 65 यानी कि 65 मिनट जो है भाषण दिया था। और दोस्तों इस भाषण के अंदर इस वर्ष कुछ और हाईलाइटेड चीजें रही, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे विकसित भारत 2047 महज शब्द नहीं, ये 140 करोड़ लोगों के संकल्प और सपनों का प्रतिबिंब है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए 24 घंटे काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। विकसित भारत 2047 तक एक स्वस्थ भारत भी होना चाहिए, इसके लिए आज के बच्चों को पोषण पर अभी से ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने पेरिस एग्रीमेंट जलवायु लक्ष्यों को समय से पहले पूरा किया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया के G20 देशों में एकमात्र देश है। इन प्रयासों से दुनिया चकित है। तो ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कंटेंट आपको परीक्षा के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में सरकार के कदमों से भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रहा है। इसमें कोई जो है लाग लपेट की बात नहीं है। निश्चित है कि रक्षा क्षेत्र में हमारी जो है धाक धीरे धीरे दुनिया के अंदर बढ़ रही है। जिस तरह से सिपरी रिपोर्ट हमारे बारे में बताती है कि दुनिया का लार्जेस्ट जो है हथियार इंपोर्टर बन चुका है भारत। साथ ही धीरे धीरे सैन्य उपकरणों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भी भारत उभर रहा है। साथ ही दोस्तों भारत ने बहुत तेजी से जो है 5G शुरू किया। उसके बाद अब मिशन मोड पर 6G तकनीक पर भी काम किया जा रहा है। हमने डिजाइन इन इंडिया और डिजाइन फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। सर्वाधिक दलितों, उत्पीड़ित व समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा में सहायक करने और नागरिकों में इसमें निहित कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने पर भी बात किया जाएगा। राज्य सरकारें स्पष्ट नीतियां बनाएं, सुशासन सुनिश्चित करें ताकि वैश्विक कंपनियों को उचित आकर्षण मिल सके, निवेश का माहौल राज्यों के अंदर मिल सके। भारत का सपना है कि ओलंपिक 2036 में देश ओलंपिक जो 2036 में जो होगा वो देश में आयोजित हो। हम इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों साथ ही प्रधानमंत्री जी ने इस बार जो है इस स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंदर विशेष तौर पर हमारे जो ओलंपियंस रहे हैं जिन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया और जो मेडल लेकर आए उनको भी आमंत्रित किया गया था। एनसीसी के कैडेट्स थे, ड्रोन दीदी जो थी वो थी और विभिन्न सरकारी योजनाओं का जिन लोगों को लाभ मिला वो लाभार्थी जो है इस कार्यक्रम के अंदर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे थे, ठीक है। और बाकी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। पंचायतों पर भी प्रधानमंत्री ने पंचायतों के स्ट्रेंथन करने पर जोर दिया है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक करके चीजें पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैंने हाईलाइटेड चीजों पर बातचीत कर ली है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर के अंदर एक खंड ये प्रकाशित हुआ, बुलंद भारत के 7 दशक, यानी कि पिछले 7 वर्षों के अंदर भारत ने किन किन अचीवमेंट्स को प्राप्त किया है वो चीजें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे 1947 से 1957 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने क्या क्या वो माइलस्टोन अचीव किए जो आज भी हमारे देश के लिए एक जो है बुनियाद का काम करते हैं, ठीक है। जैसे योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, फिर इसका उद्देश्य क्या रहा, कृषि और बुनियादी ढांचे में बढ़ावा, शिक्षा और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापक रणनीतियां और कार्य योजना तैयार किया जो है योजना आयोग ने। और जुलाई 1951 में पहली प्रस्तुत जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को प्रमुखता दी गई। इस योजना ने दोस्तों देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की आधारशिला रखने का लक्ष्य रखा। राष्ट्रीय स्तर पर 11 प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की पहचान की गई। तो 1947 से 57 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो भी अचीवमेंट प्राप्त की गई उसके बारे में बात की गई। फिर 1957 से 67 तक हरित क्रांति का बिगुल बजा। आप जानते हैं कि 1947 में जितनी जनसंख्या हमारे पास थी उनका भरण पोषण करने के लिए हमारे पास खाद्यान्न की उपलब्धता बहुत जो है कम थी और भारी पैमाने पर नया नया राष्ट्र आजाद हुआ। उसके बाद भारी पैमाने पर गरीबी भूखमरी से लोग शिकार थे और मर रहे थे। तो
उस पर भी हरित क्रांति ने काफी बड़ा जो है हरित क्रांति का लाना देश में काफी बड़ा जो है सुधार था। उस वक्त देश की कृषि उत्पादकता में सुधार करना एक चुनौती थी। तो देश में फसल उत्पादन, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशकों और कृषि उपकरणों के बारे में व्यापक अनुसंधान की कमी थी। फिर 1960 के दशक में हरित क्रांति लाना और इसने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आयात करने वाले देशों की श्रेणी से निकाल करके निर्यात करने वाले देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। और आप सब जानते हैं कि आज हम भारी पैमाने पर अनाजों का जो निर्यात है वो दुनिया के अन्य देशों को किया करते हैं। बात करें 1967 से 1977 तक, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने काफी बड़ी सफलता प्राप्त की जब हमने 1969 में इसरो की स्थापना की। और आज इसरो की क्षमता पूरे वर्ल्ड के अंदर मानी जाती है। आप सब जानते हैं भारत को अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने और देश के लिए एक प्रमुख एजेंसी बनी इसरो। 19 अप्रैल 1975 को भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का विकास और प्रक्षेपण कर इसरो ने अपनी ताकत दिखाई। पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित आर्यभट्ट ने भारत की तकनीकी कुशलता में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। इसने अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण में भविष्य की उपलब्धियों के लिए एक मंच तैयार कर दिया। दोस्तों, साल 1977 से 87 की बात करें तो भारत सामरिक मिसाइल अग्नि के निर्माण पर काफी जोर दिया और उसने अग्नि को सक्सेसफुली जो है टेस्ट किया। 1980 के दशक में भारत ने सामरिक मिसाइल प्रणालियों के विकास में अहम प्रगति की, जिसका परिणाम 1989 में अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण से हुआ। इस सफलता ने भारत को उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकी में शामिल किया। इसमें मिसाइल और संचालन तकनीक जैसे चीजों पर जो है हमने उपलब्धि प्राप्त की। फिर 1997 से 2007 तक जो है हमने 2 परमाणु परीक्षण किए, एक इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, दूसरा 1998 में जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में थे, तब हमने पोखरण 2 किया और पूरी दुनिया को ये बात कंसीडर कराया कि अब हमारे पास भी परमाणु बम है और परमाणु बम के नाम पे दुनिया का कोई भी देश हमें डरा नहीं सकता। सॉरी, यहाँ पर 1997 से 2007 तक आने से पहले हम 1987 से 1997 तक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्षेत्र में भी हमने काफी जो है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां प्राप्त की। 1988 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद बना, जिसने सेलुलर व आणविक जीव विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक विकसित की। इसने भारत को डीएनए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी देशों में स्थापित किया। इसका उपयोग अपराधियों की पहचान, लापता व्यक्तियों को खोजने, पारिवारिक विवादों को निपटारा करने और जैव विविधता अध्ययन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इसने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नए आयाम जो है निश्चित तौर पर खुले हैं। फिर 2007 से 17 तक हमने चंद्रयान लॉन्च किए। उसके बाद हमारे देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, खासकर स्पेस के क्षेत्र में बहुत सारे स्टार्टअप देखने को मिले। तो 2017 से 2024 तक हमने गगनयान से कोविड वैक्सीन तक बनाई। कोविड वैक्सीन हमने अपनी बना करके पूरी दुनिया में सप्लाई करके पूरी दुनिया को कोरोना जैसी विभीषिका से भी जो है बचाया है। और अब हमारा जो लक्ष्य है वो अंतरिक्ष के अंदर मानव को पहुंचाकर गगनयान मिशन को सक्सेसफुल जो है करना। तो ये हमारे जो है 1947 से लेकर के 2024 तक के भारत ने क्या क्या बुलंदियां अचीव की, किन किन बुलंदियों पर भारत गया, क्या माइलस्टोन रहे भारत के, उस पर जो है यहाँ पर संक्षेप में कुछ बातचीत की गई थी, जो बताना आपके लिए जरूरी था। के अंदर ये एक विशेष जो है खंड जो है शामिल किया गया था। यूसीसी से विवाह और उत्तराधिकार के नियम सबके लिए होंगे समान। तो यहाँ पर ये कटिंग आपको बताएगी कि धर्म के आधार पर सभी धर्मों के जो विवाह और उत्तराधिकार के संबंध में अपने अपने नियम हैं, उन सभी को इंटीग्रेट करके एक ऐसा कॉमन लॉ बनाया जाएगा देश के अंदर, जो सभी धर्मों के लोग जिसका पालन जो है करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए, न्यूज़पेपर की कटिंग को अच्छे से समझ करके आप यूसीसी यानी कि सेक्युलर सिविल कोड जिसकी बात की जा रही है उसको आप अच्छे से जान सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने की बात की गई थी। तो प्रधानमंत्री जी ने इसलिए इसकी बात की, ठीक है। और खास बात क्या रही कि प्रधानमंत्री जी ने इसको एक नया नाम दिया। कौन सा नाम? तो सेक्युलर सिविल कोड, ठीक है। प्रधानमंत्री का इशारा विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉज में शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेना, संरक्षण, उत्तराधिकार के नियमों को लेकर के भिन्नता की ओर जो है प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 44 का मर्म यही है कि कानून सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए। इसलिए समान नागरिक संहिता लागू होती है तो शादी, तलाक, भरण पोषण, गोद लेना, संरक्षण एवं उत्तराधिकार व विरासत के नियम कानून सभी धर्मों के लिए समान हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यूसीसी, जिसको अब सेकुलर सिविल कोड प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसको लाने पर विशेष जोर जो है इस भाषण के दौरान दिया गया। तो आप लोग याद रखिएगा मेरी इस बात को। आपको आने वाले 2-3 महीनों के अंदर, हो सकता है इसी मॉनसून सेशन में, नहीं तो फिर विंटर सेशन के अंदर, आपको यूसीसी को लेकर के कोई नया विधेयक, नया कानून संसद के अंदर
पारित किया जाएगा। दूसरे, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के बहुत कड़े कदम सरकार द्वारा उठाए जाएंगे, यानी कि इसको भी कानून का रूप दिया जाएगा। तो सभी सरकारों की निश्चित तौर पर सहमति भी रहेगी, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे किसी को तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इन मुद्दों को जो है शामिल जरूर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने जरूरत की चीजों का उपयोग कीजिए। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं या जो लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आने वाले जो आगामी एग्जाम्स हैं उसके अंदर इस भाषण के अंश से आपसे सवाल कहीं न कहीं पूछे जाने वाले हैं, या आप किसी स्टेट या संघ लोक सेवा आयोग का मेंस एग्जाम लिखते हैं, तो निश्चित तौर पे इस भाषण से आपको रेफरेंस के तौर पर बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। तो इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, और बहुत ही अच्छा बेहतरीन वीडियो है। आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करवाइएगा। तो बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। मेरा एफर्ट बहुत कोशिश की मैंने कि चीजें अच्छे से आपको समझा पाऊं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।